नमस्कार। आज हम एक एक बहुत ही कमाल के व्हाट इफ सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर आप इस दुनिया में बचे हुए आखिरी इंसान होते तो आप क्या करते? ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, पूरी आजादी, कोई नियम नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो आज की हमारी जो ये चर्चा है वो एक ऐसे ही सिनारियो पर आधारित है जो हमें झटपट हॉलीवुड चैनल के एक मूवी एक्सप्लेनर वीडियो से मिला है। और ये सवाल जितना सुनने में मजेदार लगता है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आप कह सकते हैं जिंदा रहने के बारे में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में कि जब समाज का पूरा ढांचा वो टूट जाता है तो इंसान का असली स्वभाव कैसा होता है। हम फिलिप नाम के किरदार के सफर को देखेंगे। हाँ, फिलिप। जो हमें अकेलेपन की गहराइयों से लेकर इंसानी रिश्तों की अजीबोगरीब उलझनों तक ले जाएगा। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि फिलिप के कामों के जरिए ये समझना है कि इंसान होने का मतलब क्या है। जब कोई नियम कानून नहीं बचता तो क्या हमारी इंसानियत भी खत्म हो जाती है? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। है ना? चलिए, इस दिलचस्प सफर में उतरते हैं और देखते हैं कि फिलिप की दुनिया हमें हमारे बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत में फिलिप वो 2 साल से एकदम अकेला है। 2 साल बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबा। और अकेलापन उस पर इस कदर हावी है कि वो शहर भर में साइन बोर्ड पर लिखता फिरता है, अलाइव इन टूसिन, मतलब टूसिन में एक इंसान जिंदा है। एक तरह से वो चीख रहा है, दुनिया को बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ। हाँ, और फिर वो अपने पुराने घर को छोड़कर शहर के सबसे आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ से उसकी हरकतें मतलब देखने लायक हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए, फिलिप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, जैसे खाना या रहना, वो अपनी हर दबी हुई इच्छा को जी रहा है। हर इच्छा। म्यूजियम से अरबों की पेंटिंग्स लाना, मिस्र की मम्मी का ताबूत रखना, डायनासोर का कंकाल सजाना, ये सब क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब सामाजिक अंजाम का डर खत्म हो जाता है तो इंसान एक तरह से गॉड मोड में चला जाता है। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। हाँ, और ये गॉड मोड काफी विनाशकारी भी है। वो महंगी महंगी गाड़ियों को सिर्फ मजे के लिए तोड़ता है, सुपरमार्केट की अलमारियों को कार से उड़ा देता है और अपने स्विमिंग पूल को पानी से नहीं बल्कि महंगी शराब से भर देता है। बिल्कुल। फ्राइड के शब्दों में कहें तो उसका जो इड है, वो हिस्सा जो सिर्फ अपनी इच्छाओं की तत्काल पूर्ति चाहता है, वो पूरी तरह से आजाद हो गया है। अच्छा। लेकिन इस आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत है, और वो है भयानक अकेलापन। हाँ। वो खिलौनों और पुतलों से एक पूरी दुनिया बना लेता है, उनसे बातें करता है जैसे वो उसके दोस्त हों। ये उसकी घटती हुई मानसिक स्थिरता का साफ संकेत है। और वो पुतले वाला सीन तो मतलब दिल तोड़ने वाला है। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक सीन है। वो एक लड़की के पुतले से बात करने की कोशिश करता है, अपने दिल का हाल सुनाता है, और जैसे ही उसे किस करने के लिए झुकता है, उस पुतले का हट टूटकर गिर जाता है। और वो पल, वो फिलिप के लिए उसकी आखिरी उम्मीद का टूटना था। उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है, कुछ भी असली नहीं है। और इसी के बाद वो पूरी तरह टूट जाता है ना। हाँ, वो पहाड़ी पर जाकर लिखता है RIP फिलिप मिलर, और अपनी कार को चट्टान से नीचे गिराकर जान देने का फैसला कर लेता है। ये दिखाता है कि इंसानों के लिए सिर्फ शारीरिक जरूरतें ही काफी नहीं हैं। हमें कनेक्शन चाहिए। हमें कनेक्शन चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए। बिना सामाजिक संपर्क के ये पूरी आजादी भी एक सजा बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार को खाई में गिराने वाला होता है, हाँ, उससे दूर कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं होता। धुआं मतलब आग, मतलब कोई और है। नी का पहला बड़ा मोड़ है। अब तक ये एक इंसान और उसके अकेलेपन की कहानी थी। एग्जैक्टली, सही बात है। अब ये 2 इंसानों और उनके बीच बनने वाले एक छोटे से समाज की कहानी बनने वाली है। वो उस जगह पहुंचता है तो उसे एक कैंप दिखता है, और वहां एक औरत की ब्रा सूख रही होती है। 2 साल में पहली बार किसी दूसरी इंसान, खासकर एक औरत का सबूत देखकर वो इतना ज्यादा उत्साहित हो जाता है कि वो उस ब्रा को सूंघता है और वहीं बेहोश हो जाता है। सोचिए उसकी मानसिक हालत क्या होगी उस वक्त। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने कल्पना में एक खूबसूरत लड़की की गोद में होता है, पर हकीकत में कैरल नाम की एक औरत उसे CPR दे रही होती है, जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। उसे देखकर फिलिप के चेहरे पर जो निराशा आती है वो मतलब देखने लायक है। और ये निराशा बहुत कुछ कहती है। देखिए, दुनिया खत्म हो चुकी है, इंसानियत विलुप्त होने की कगार पर है। हाँ। लेकिन फिलिप की उम्मीदें और पसंद नापसंद वो अब भी पुरानी दुनिया वाली ही हैं। सही। उसे सिर्फ एक साथी नहीं चाहिए, उसे अपनी कल्पनाओं वाली परफेक्ट साथी चाहिए। बिल्कुल।
और यहीं से हकीकत और उम्मीदों के बीच का टकराव शुरू होता है, जो इस कहानी का, आप कह सकते हैं, मुख्य आधार है। हाँ, और कैरल वो आते ही पुरानी दुनिया के नियम कानून वापस लाने की कोशिश करती है। ये तो और भी मजेदार है। हाँ, ये बहुत ही कॉमिक है। वो फिलिप को एक खाली सड़क पर स्टॉप साइन पर रुकने के लिए मजबूर करती है। सोचिए, 2 साल से कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर भी वो दोनों दाएं बाएं देखकर सड़क पार करते हैं। कैरल का स्टॉप साइन पर रुकना एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान कैसे खत्म हो चुके नियमों से भी चिपके रहना चाहता है। ये उसे सुरक्षा का, एक नॉर्मल होने का एहसास देता है। अच्छा। वो पुरानी दुनिया के ढांचे को पकड़कर रखना चाहती है ताकि सब कुछ कंट्रोल में लगे, जबकि फिलिप इस नई आजादी को पूरी तरह अपना चुका है। और उसे ये नियम बेतुके लगते हैं। बिल्कुल, यहीं से उनके बीच का बुनियादी टकराव शुरू होता है। एक नियम बनाना चाहता है, दूसरा आजादी जीना चाहता है। और फिलिप का गुस्सा तो तब देखने लायक होता है जब कैरल उसे हैंडीकैप पार्किंग पर टोकती है। वो चिल्लाकर कहता है, इस दुनिया में हैंडीकैप इंसान है ही कौन? हाँ, और फिर गुस्से में अपनी कार सीधे सुपरमार्केट के दरवाजे तोड़कर अंदर ले जाता है। ये उसका विद्रोह करने का तरीका है, ये उसका रेबेलियन है। बिल्कुल। और इसी टकराव के बीच कैरल एक बहुत ही सीधा और बड़ा प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि दुनिया में सिर्फ वो दोनों बचे हैं और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बच्चे पैदा करने होंगे। और ये कहानी को एक व्यक्तिगत टकराव से उठाकर एक दार्शनिक सवाल पर ले आता है। क्या प्रजाति को बचाने का कर्तव्य किसी की व्यक्तिगत इच्छाओं, पसंद और आकर्षण से बड़ा है? फिलिप के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो इस आइडिया से ही घबरा जाता है। वो अपने खिलौने दोस्तों के पास जाकर कैरल को सड़ा हुआ करेला बुलाता है। वो इस रिश्ते से भाग रहा है, लेकिन कैरल के पास अपना एक प्लान है। हाँ, वो बहुत जिद्दी है। वो फिलिप को डिब्बे वाले पुराने टमाटर खाते देखती है और उसे अपने उगाए हुए ताजे रसीले टमाटर दिखाकर ललचाती है। ये एक पावर प्ले है। कैरल दिखा रही है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो फिलिप के पास नहीं है, जिंदा ताजी चीजें उगाने की क्षमता। सही। वो सिर्फ एक साथी नहीं है, वो एक निर्माता है। लेकिन फिलिप भी कम नहीं। वो रात में चुपके से जाकर उसके सारे टमाटर चुराकर खा जाता है। हाँ, बिल्कुल। उनके रिश्ते में एक छोटा सा मोड़ तब आता है जब कैरल को चोट लग जाती है। वो जमीन से पानी निकालने की कोशिश कर रही होती है और घायल हो जाती है। फिलिप को उस पर तरस आता है और वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके पानी का पाइप ठीक कर देता है। ये पहली बार है जब वो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक कनेक्शन बनता है। हाँ, एक छोटा सा कनेक्शन। और कैरल इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती। वो इसी नरम पल का फायदा उठाकर उसे डिनर पे बुलाती है और फिर से वही बच्चे पैदा करने वाली बात छेड़ देती है। लेकिन इस बार उसके पास एक आखिरी दाव बाकी है। एक ऐसा दाव जो पुरानी दुनिया की सबसे मजबूत रस्मों में से एक है। और वो शर्त है शादी। कैरल कहती है कि वो उसके साथ तब तक संबंध नहीं बनाएगी जब तक वो उससे शादी नहीं कर लेता। और उसका तर्क सुनकर तो मैं हैरान रह गई। वो कहती है, क्या तुम चाहते हो कि इस नई दुनिया का पहला बच्चा नाजायज कहलाए? मतलब? अरे, जब कोई समाज ही नहीं है तो जायज नाजायज का फैसला कौन करेगा? यहीं पर कैरल का किरदार और गहरा हो जाता है। उसके लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक ढांचा बनाने का तरीका है, एक वादा है, एक नींव है। वो इस रिश्ते को सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं, बल्कि एक नई सभ्यता की शुरुआत के तौर पर देख रही है। वो उसे एक वैधता देना चाहती है। फिलिप तो पूरी तरह फंस जाता है। हाँ, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी हताशा में वो शादी के लिए हाँ कर देता है, यहाँ तक कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन जाता है, क्योंकि कैरल को भाषण देना नहीं आता। हाँ, ये सब बहुत ही अजीब है। और फिर होती है दुनिया के इतिहास की सबसे अजीब शादी। फिलिप फटे पुराने कपड़ों में आता है और वो अंगूठी लाना ही भूल जाता है। ये पूरी शादी एक मजाक है, लेकिन एक ऐसा मजाक है जो दोनों की जरूरतें पूरी कर रहा है। कैरल को उसकी रस मिल रही है और फिलिप को अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद। हाँ, ये प्यार पर नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब किस्म के समझौते पर आधारित रिश्ता है। कैरल नाराज होकर चली जाती है। फिलिप दरवाजा तोड़कर उसे मनाता है और फिर उसे सीधे एक ज्वेलरी शॉप में ले जाकर उसकी हर उंगली में अंगूठियां पहना देता है और पूछता है, अब तुम मुझसे शादी करोगी? आखिर में वो मान जाती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों इस अजीबोगरीब रिश्ते में बंद कर घर जा रहे होते हैं, चौराहे पर उनकी कार एक शानदार लिमुजीन से टकरा जाती है। और उस लिमुजीन से मेलिसा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की निकलती है। हाँ। और ठीक इसी पल में कहानी का पूरा समीकरण बदल जाता है। फिलिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये ठीक वैसी ही लड़की थी जिसके वो सपने देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई,
अगर ये कुछ दिन पहले मिल जाती तो मैं इससे शादी करता। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अब ये सिर्फ दो लोगों के बीच प्रजाति को बचाने का सवाल नहीं रहा, अब यहाँ विकल्प आ गया है। विकल्प? और जहाँ विकल्प होता है वहाँ तुलना होती है, जलन होती है, मुकाबला होता है और धोखा भी आता है। समाज भले ही खत्म हो गया हो, हाँ, लेकिन इंसानी असुरक्षाएं और प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं जाती। फिलिप का बर्ताव तुरंत बदल जाता है। वो मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी दाढ़ी काट लेता है, जबकि कैरल के महीनों कहने पर उसने नहीं काटी थी। हाँ, ये एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा संकेत है। वो मेलिसा की हर बात में हाँ में हाँ मिलाने लगता है। जो फिल्म मेलिसा को पसंद है, अचानक वो फिलिप की भी पसंदीदा बन जाती है। वो दिखावा कर रहा है। ये दिखाता है कि हमारी सामाजिक कंडीशनिंग कितनी गहरी है। उसे अब सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि सबसे अच्छा विकल्प चाहिए। हाँ, ये अब जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी पसंद और आकर्षण को साबित करने की लड़ाई बन गई है। वो कैरल से झूठ बोलकर अकेले मेलिसा के घर बियर पीने चला जाता है। और वो मेलिसा से बात करते हुए ये जताने के लिए तड़प रहा होता है कि वो कैरल के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। मेलिसा भी कहती है कि उसकी किस्मत तो देखो, धरती पे एक ही मर्द मिला और वो भी शादीशुदा। ये सुनकर फिलिप जोश में आकर कह देता है, चिंता मत करो, अब वो मर्द शादीशुदा नहीं रहेगा। वो फैसला कर लेता है। वो कैरल को तलाक देने का पक्का मन बना लेता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कैरल वो उन दोनों की शादी की तस्वीरों से दरवाजे पर लगाने के लिए एक दिल का डिजाइन बना रही है। हाँ, वो अपने इस छोटे से अजीब से रिश्ते में खुश होने की कोशिश कर रही है। और ये देखकर फिलिप की हिम्मत टूट जाती है। उसे कैरल पर तरस आ जाता है। वो उस इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता जो उसके साथ तब थी जब दुनिया में कोई नहीं था। तो अब वो एक क्लासिक लव ट्रायंगल में फंस चुका है। बिल्कुल, एक तरफ जिम्मेदारी और दया है, दूसरी तरफ आकर्षण और इच्छा। और कहानी ठीक इसी उलझन भरे मोड़ पर खत्म होती है जब उन्हें शहर की तरफ एक और ऑडी कार आती हुई दिखाई देती है। एक और? मतलब कम से कम एक और इंसान अभी जिंदा है। ये एक शानदार क्लिफ हैंगर है। नया आने वाला इंसान कौन है, मर्द है या औरत? वो इस समीकरण को कैसे बदलेगा? तो ये कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है ना? क्या फिलिप कभी मेलिसा को चुन पाएगा, या वो कैरल के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? और ये नया इंसान कौन है? हाँ, लेकिन इन सबसे गहरा सवाल ये है कि अगर समाज के सारे नियम कानून, सारी नैतिक जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं, तो हमारी इंसानियत के कौन से हिस्से बाकी रहेंगे? हमारी इच्छाएं, हमारे पूर्वाग्रह, नियमों की हमारी जरूरत और धोखा देने की हमारी क्षमता, क्या ये सब हमारे स्वभाव का इतना गहरा हिस्सा है कि दुनिया खत्म होने पर भी ये हमारे साथ रहेंगे? मतलब हम खुद से नहीं भाग सकते? शायद नहीं। ये कहानी यही बताती है कि दुनिया के खत्म होने पर भी शायद हम खुद से नहीं भाग सकते। ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है।